एक तो ये कि राजतंत्र का चर्च से क्या रिश्ता होगा और कुलीनों से क्या रिश्ता होगा। जो लोग प्रिविलेज पाए हुए हैं उनका मोनार्की से क्या रिश्ता होगा, एक सवाल तो ये था फ्रांस के लोगों के सामने। दूसरा सवाल ये था कि चर्च और कुलीन का मध्यवर्ग से क्या रिश्ता होगा। चर्च और क्वीन के पास संपत्ति थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा सामाजिक सम्मान था या विशेषाधिकार था। मध्यवर्ग के पास संपत्ति थी, लेकिन सामाजिक सम्मान नहीं था। एक टाइम पे इसी राजतंत्र ने मध्यवर्ग से साठगांठ करके चर्च और कुलीनों की पावर को कम किया था। वो पुनर्जागरण का टाइम था, ठीक है। अब राजतंत्र ने देखा कि मध्यवर्ग अपनी डिमांड बढ़ा रहा है, धीरे धीरे लोकतंत्र की डिमांड बढ़ा रहा है, राजतंत्र को सीमित करना चाह रहा है, संविधान के दायरे में लाना चाह रहा है। तो राजतंत्र ने खुद एक बार चर्च और कुलीनों से फिर से साठगांठ करने की सोची, लेकिन अपने अधीन रखते हुए। इनमें से कोई भी पावर में आता राजा को दिक्कत होती, ठीक है। तो वो चाहता था कि दोनों को बैलेंस करे, कोई भी पावर में ना आए। तो एक सवाल फ्रांस के लोगों के सामने ये था कि राजतंत्र और कुलीनों का रिश्ता क्या होगा। एक सवाल ये था कि कुलीनों यानी ये जो सामंत हैं, सामंती समाज और मध्यवर्ग का क्या रिश्ता होगा। मध्यवर्ग होता है एजुकेटेड, ठीक है, लेकिन उसको सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, रिस्पेक्ट पैसे वालों को मिलती है। तो वो चाहेगा कि उसकी सामाजिक हैसियत भी लोग एक्सेप्ट करें, और उसके लिए वो राजा को और चर्चों को, चर्च और कुलीनों को लिमिटेड करने का प्रयास करेगा। इन लोगों को लिमिटेड कर दिया पुनर्जागरण और प्रबोधन के स्टार्ट में ही, ठीक है। लेकिन राजा अब निरंकुश हो गया दोबारा, ठीक है। प्राचीन काल में राजा निरंकुश था, सामंतों ने उसकी पावर कम की, ठीक है। तो राजा को फिर दिक्कत हुई, और सामंत लोग मध्यवर्ग को परेशान कर रहे थे और निम्न वर्ग को परेशान कर रहे थे। एक तरीके से दासता वाला सिस्टम था ये। मध्यकाल आते आते, मध्यकाल में यही पूरा गेम था सामंतवाद का। लेकिन मॉडर्न टाइम के स्टार्ट में पुनर्जागरण आते आते, जिसको अर्ली मॉडर्न बोलते हैं, मध्य वर्ग, पुनर्जागरण के बाद मध्य वर्ग ने राजतंत्र से साठगांठ कर ली। उसको लगा कि ये छोटे छोटे सामंत जो हमें उभरने नहीं देंगे, अगर मजबूत राज्य होगा तो ये सब सामंत दबेंगे और हमें भी संपत्ति में कुछ हिस्सा मिलेगा, ठीक। तो ये मध्य वर्ग और संपत्ति और बिजनेस में भी, क्योंकि उसके पहले क्या था, उसके पहले वणिकवाद ही ज्यादा चलता था। राजा अपना खजाना भरता था सामंतों के थ्रू, और राजा अपने ही पर्सनल इंडेवर्स के थ्रू अपना खजाना भरता था। मध्य वर्ग पूंजीवाद की बात करेगा। पूंजीवाद में हर एक टैलेंट को मौका है, इस तरीके की थिंकिंग मध्य वर्ग की थी कि अगर ओपन मार्केट होगा, कंपटीशन है, जो टैलेंटेड है उसको मौका मिलेगा। तो ये मध्य वर्ग जो है राजतंत्र से साठगांठ करके इनको दबाया। तो अब राजा मध्यवर्ग को भी दबाना चाह रहा है कि मध्यवर्ग बहुत डिमांड कर रहा है, मध्यवर्ग अब इक्वलिटी चाह रहा है, मध्यवर्ग अब चाह रहा है कि राजा कंट्रोल में रहे, राजा की मर्जी से टैक्स न लगे, राजा जब चाहे टैक्स न लगा दे, राजा जब चाहे फरमान न सुना दे। तो एक एक सवाल ये था कि राजतंत्र और मध्यवर्ग का रिश्ता क्या होगा। एक सवाल ये था कि राजतंत्र और कुलीन का रिश्ता क्या होगा। एक सवाल ये था कुलीनों का मध्यवर्ग से क्या रिश्ता होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे निगलेक्टेड सवाल था वो था मध्यवर्ग का निम्न वर्ग से क्या रिश्ता होगा। फ्रांस की क्रांति इसका जवाब नहीं दे पाई। 2 साल जैकोबियन आतंक मचा था, जैकोबियन तानाशाही। उसमें बहुत सुधार भी हुए, लेकिन वो तानाशाही का चरण था। उस सिर्फ 2 साल में ही निम्न वर्ग थोड़ा प्रभावशाली रहा उस 2 साल में ही, ठीक है। लेकिन उसमें निम्न वर्ग को भी रॉबेस्पियर ने सबको मारा, निम्न वर्ग को भी मारा उसमें तानाशाही में। लेकिन मध्यवर्ग, ज्यादातर फ्रांसीसी क्रांति में मध्यवर्ग प्रभावी रहा। और जब नेपोलियन आया, फ्रांस की क्रांति को पलट दिया, तो मध्यवर्ग जो था वो प्रभावी था। अब मध्यवर्ग को और कोई नहीं पूछ रहा, नेपोलियन ने नए कुलीनों की स्थापना कर दी, इसी मध्यवर्ग से कुछ नए कुलीन बन गए। तो फ्रांस की क्रांति की क्रांतिकारिता ही खत्म हो गई। और ये जो सवाल था मध्यवर्ग और निम्न वर्ग के बीच, ये अब तक नहीं सुलझा था। ये कार्ल मार्क्स के आने के बाद, ठीक है, और फिर उसके बाद लेनिन ने जब रशिया में बोल्शेविक क्रांति की, वहां पे इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। वहां पे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ। तो फ्रांस की क्रांति चूंकि मध्यवर्गीय क्रांति थी, इसलिए उसको ज्यादा पड़ी नहीं थी इस सवाल का जवाब ढूंढने की, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। इसलिए फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, इन दोनों को दुनिया को चेंज करने में सबसे बड़ा बताया जाता है। चौथा मुद्दा ब्रैकेट में, मध्य वर्ग
व निम्न वर्ग के बीच संबंध, मध्य वर्ग व निम्न वर्ग के बीच संबंध। ये वर्सेस कौन लगाएगा? सेम इसमें मेन चीज वर्सेस है। आपने वर्सेस लगाया हर जगह सारे एरो में। वर्सेस का मतलब बनाम है ना। मध्य वर्ग व निम्न वर्ग के बीच संबंध ब्रैकेट क्लोज। अनुत्तरित रह गया था। अनुत्तरित, अनुत्तरित मतलब क्या होता है? अनएंसर्ड। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने कहा सॉरी आई कांट आंसर इट, अनुत्तरित रह गया। जिसका जवाब जिसका जवाब आगे रूस की क्रांति ने देने की कोशिश, आगे रूस की बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक। और ब्रैकेट में 1917 लिख लीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति ब्रैकेट में 1917, 1917 ने देने का प्रयास किया। ये गेम समझ में आया? गेम समझ में आया या बस लिख लिया? यस सर। ठीक है, ये गेम ही सब कुछ है यहाँ पे। इन चार लोगों के बीच पावर की खींचातानी, और चारों एक दूसरे भरोसा नहीं करते हैं। आप लोगों का सर नीचे क्यों हो गया? मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, ये गेम समझ में आया? ओके, मैं उनको कह रहा हूँ, आपने ना हाँ कहा ना कहा। ये अगर आप एरो भी देखें तो एरो, ये डायग्राम का गेम समझ में आया? सिर्फ डायग्राम का गेम मैं पूछ रहा हूँ, है ना। मध्य वर्ग अगर रहेगा तो अपने ऊपर के जितने लोग हैं उनके क्वेश्चन का आंसर खोजने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो दबा रहे हैं उसको। और जिसको वो खुद दबा रहा है उसका आंसर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है जानने में। ठीक है, उसका आंसर देगा कौन? जब निम्न वर्ग को भड़काने वाला कोई आएगा, मिस्टर कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहेंगे दुनिया भर के कामगारों एक हो जाओ, पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए सारा जहां है। ठीक। और लेनिन बोलेंगे रशिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, रशिया में औद्योगिक क्रांति रशिया में भी फैल चुकी थी। लेनिन बोलेंगे वहां के लोगों से, इंडस्ट्री के जो कर्मचारी उनसे बोलेंगे कि तुम सब पावर पे कैप्चर करो, नहीं तो कैपिटलिस्ट जो लोग पैसा देते हैं महीने महीने, वो लोग पावर पे कैप्चर करेंगे, नहीं तो तुम लोग कर लो। माओ ने देखा चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था, चाइना में किसान ज्यादा थे। माओ ने कहा दुनिया चाइना के किसानों एक हो जाओ। माओ माओ चाइना में क्रांति लाया। ठीक है, इंडिया में एमएन राय थे, मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। फिर भगत सिंह जैसे लोग आए। लेकिन इंडिया में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी, जो समाजवाद के जो मुद्दे थे उसको कांग्रेस ने अपने अंदर ही संभाल लिया। कांग्रेस के अंदर खुद नेहरू जी जैसे लोग बैठे हुए थे जो खुद समाजवादी थे। तो इंडिया में कांग्रेस का प्रोग्राम ही कम्युनिस्ट प्रोग्राम आधा बन गया। कांग्रेस से गांधी की पावर हट गई, कांग्रेस से सबने अवज्ञा के पहले ही। जैसे ही सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही कम्युनिस्ट हावी हो गए कांग्रेस पे। और फिर अब कांग्रेस ने जमीन सुधार, जमींदारों की संपत्ति न हो, किसानों को, तो कांग्रेस ने समाज सुधारने का ठेका ले लिया और उसके साथ साथ समाज को सुधारने की जिम्मेदारी ले ली, प्लस समाज सुधारने के साथ साथ देश को आजाद कराने की भी जिम्मेदारी ले ली। दोनों जिम्मेदारी एक साथ। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, समाज से खुद को दूर रखते हैं। जैसे नेता लोग समाज के बारे में बोलने से डरते हैं कि कहीं उसका वोट न कट जाए, है ना। लेकिन इंटेलेक्चुअल कांग्रेस नहीं डरी समाज के बारे में बोलने से। कांग्रेस ने समाज को भी आईना दिखाया, अपने ही समाज को। और कांग्रेस ने, अब कांग्रेस में बहुत सारी आवाजें थी,
उसमें से कुछ दक्षिणपंथी आवाजें थी। जो किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे लोग दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी के थे, ठीक। और उसमें वामपंथी आइडियोलॉजी भी कांग्रेस में थी। नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस बीच में थे दोनों के। कुछ वामपंथ भी था, कुछ दक्षिणपंथ भी था उनमें, ठीक है। और कुछ लोग लिबरल कम्युनिस्ट हुए, जैसे नेहरू जी वगैरह, जो लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट की बात की। और कुछ लोग रेडिकल कम्युनिस्ट थे, वो कांग्रेस में रहे ही नहीं, वो कांग्रेस से कट गए, ठीक है। जैसे मानवेंद्र नाथ राय वगैरह और भगत सिंह वगैरह, वो कांग्रेस की स्ट्रीम में नहीं थे, ठीक है। कांग्रेस ने हमेशा एक चीज नहीं छोड़ी, लोकतंत्र नहीं छोड़ा, क्योंकि कांग्रेस को डर था कहीं ये तानाशाही की तरफ न चला जाए। नेहरू जी फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेहरू जी ने इतनी मोटी बुक लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री की, अ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जब यहाँ इंडिया में कोई राइटर नहीं लिखता था वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, उन्होंने उस जमाने में लिखी है। तो उन्होंने उसमें पूरा मेसोपोटामिया से उठा के, पूरा एंशियंट से उठा के पूरा मॉडर्न तक वर्ल्ड लिखा, उसी से एनसीईआरटी बनी है वर्ल्ड की। मुझे लगता है वो टेबल एनसीईआरटी को नेहरू जी की बुक से उठाया है, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ा है, और नेहरू जी की बुक बहुत पहले की लिखी हुई है, अ ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उनको पता था कि फ्रांसीसी क्रांति में कैसे निम्न वर्ग के अधिकार दिलाने के नाम पे रॉबेस्पियर ने तानाशाही ला दी थी, आतंक ला दिया था। उसके बाद स्टालिन था उस जमाने में। स्टालिन जब रसिया में, लेनिन हट गया तो स्टालिन आ गया। स्टालिन ने क्या किया? लेनिन ने कहा था दुनिया भर में क्रांति लाना, स्टालिन ने कहा कि नहीं नहीं, वो राष्ट्रवाद लेके चला है उसमें, रसिया में क्रांति लाना है पहले। और स्टालिन ने लोगों को मरवाना शुरू किया अपने। अब कोई अगर ये बोल दे कि मेरी इच्छा ही सबसे अच्छी इच्छा है और बाकियों को मरवाना शुरू कर दे, तो वो उसका विरोध जो करने जाएगा उसको भी मरवा डालेगा। वो अपने विरोध को बोलेगा कि ये समाजवाद का विरोध है, मेरा विरोध नहीं है, तो अथाह पावर ले लेगा वो। वैसे ही यहाँ पे रॉबेस्पियर का जब कोई विरोध करने जाता था, रॉबेस्पियर बोलता था क्रांति का विरोध कर रहे हो, गिलोटिन कर दूंगा। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मोदी का विरोध करे, बीजेपी वाले बोलेंगे इंडिया का विरोध कर रहा है। ये दोनों अलग बातें हैं। मोदी एक प्राइम मिनिस्टर है जिसको जिम्मेदारी दी गई इंडिया को सही से चलाए, तो उसको क्रिटिसाइज करने का मतलब है थोड़े गद्दार हो गया कोई या देशद्रोही हो गया कोई। मोदी देश नहीं है, देश लोगों से बना है, वी द पीपल, ठीक है। उनका नाम ही है सवाल खड़ा करना। बस वो सवाल एजेंडा से नहीं होना चाहिए। अब आपको पता अपना कोई एजेंडा, अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई अच्छी सरकार होती तो बीजेपी वाले भी सवाल खड़ा करते उसके खिलाफ, और बीजेपी वालों का एजेंडा होता सवाल में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एजेंडा भी मैटर करता है। लोकतंत्र की गाड़ी जो, उसमें कई ब्रेक हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पावर का मिसयूज भी होता है और अधिकारों का भी मिसयूज होता है, लेकिन उस मिसयूज को अगर आप साइडलाइन कर दें तो लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज है। अरे जहां बोलने पे आपका गला कस दिया जाए, उससे तो अच्छा है ना कि आप बोले, थोड़ा बहुत गलत भी बोल रहे हैं तो कोई समझाए कि आप गलत बोल रहे हैं, बात खत्म। जहां गला कसने का डर हो वहां जीना खतरनाक लगता है, ठीक है। और इंडिया में ऐसा कोई जानबूझ के नहीं ला सकता, क्योंकि इंडिया का संविधान इतना अच्छा बना हुआ है, ठीक, कि अगर इंडिया में कोई खुल के गला कसने जाए तो यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन कर देगा। तो यहाँ लोग दबे, मतलब छिपे हुए तरीके से गला कसते हैं। करप्शन का आरोप लगा दिया जबरदस्ती। करप्शन होता है, सच्चाई है, और बहुत सारे क्षेत्रीय नेता करप्शन करते हैं। पर केजरीवाल जैसे लोग, जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है ईमानदारी के लिए, एशिया का जो बेस्ट, एशिया का नोबल माना जाता है उसको, अब सरकार चलाने में अकेले केजरीवाल तो चलाया नहीं होगा, केजरीवाल ने ही अकेले नहीं चलाया होगा ना, और भी लोग हैं डिसीजन लेने वाले। उनमें से किसी ने थोड़ा इधर उधर डिसीजन लिया, गला पकड़ा किसका? केजरीवाल का। तो केजरीवाल तो गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल माना जाता था। लोग केस स्टडी में लिखते थे इथिक्स में केजरीवाल का नाम, कि दिल्ली के स्कूल देखो धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, सरकारी स्कूल। हर जगह ये हालत नहीं है। स्कूल में बहुत सारे दक्षिणपंथी रूढ़िवादी टीचर भी है, दिल्ली में भी, यूपी हरियाणा से आए हुए और राजस्थान से, है ना। लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो कुछ नए यंग फीमेल मेल टीचर्स जा रहे हैं, वो लोग चेंज ला रहे हैं।
बुढ़े नहीं छोड़ रहे हैं, यंग लोग चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है। तो कुछ सवालों के जवाब अनुत्तरित रह गए थे, और वो क्या थे क्वेश्चन? वो क्वेश्चन था ये, मध्यवर्ग ने कहा सॉरी, आई कांट सी यू, तुम हमें दिखाई नहीं दे रहे हो, आई कैन ओनली सी अपर साइड। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। आगे हम लोग लिखते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। नेक्स्ट पेज लिख लीजिए आप। इंट्रो के लिए कोई क्वेश्चन आ गया इंट्रो से ही, तो क्या करेंगे? मैं यही लिखूंगी क्योंकि मुझे दूसरी कॉपी बनानी है ना। ठीक है, मुझे पता है। फ्रांस की क्रांति के कारण। मुझे पता है कि आप दूसरी बनाएंगी तो आप वहीं लिखेंगे, है ना। मुझे ये भी पता है कि बहुत दिक्कत होगी अकेले बैठ के लिखने में। मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस, आपकी फ्रीडम है। आप लिखिए कारण या पृष्ठभूमि या परिस्थितियां भी लिख लीजिए, आप लिख लगा। तो सानिया, कल मैंने कारण बताए थे कुछ, कुछ याद है उसमें से? ढेर सारा लिस्ट बनाया था कल। हाँ, और उसको समझाया भी था मैंने। तो कुछ कारण, अगर कुछ नहीं याद आए तो पेस्टल पे जाना है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्या हो सकते हैं? ठीक है, ठीक है। 3 वर्गों में बटा था, और उन वर्गों के बीच में कुछ खींचातानी भी रही होगी ना। तो वो भी बताना है ना कि 3 वर्गों में कौन खुश था, कौन नहीं खुश था, क्यों खुश था। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप आगे बढ़ने जा रहे थे इसलिए मुझे लगा। हम्म। फर्स्ट में चर्च था। हाँ, हाँ, अच्छा, पादरी वर्ग, ओके सॉरी। मुझे कुछ और सुनाई दिया, कोई बात नहीं। लगा, मुझे लगा कुलीन वर्ग। थोड़ा आवाज, आपकी आवाज की वैल्यू है, आप समझिए इस बात को। थोड़ा सा रेज करिए अपनी वॉइस को। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हम्म। ठीक है। प्राप्त। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड ना समझ में, अधिकार मिला था, सिंपल में भी बोल दीजिए, है ना। चलिए आगे। और क्यों फिर एक तो ठीक है, अधिकार था, और किस तरीके के अधिकार थे और किस तरीके के नहीं थे, ये भी कुछ है इसमें। मध्य वर्ग के पास कुछ था लेकिन कुछ और नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। ना तो, हाँ, दबा हुआ था। दोनों पे कर लगा हुआ था, इन दोनों पे। बस निम्न वर्ग के बाद ना तो संपत्ति थी ना समानता, उसके बाद भी कर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो सामाजिक कारण हो गया। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, बहुत सही। चलिए आर्थिक पे लास्ट में आते हैं। राजनीतिक कुछ थे? तो राजनीति में क्या हो रहा था? राजा कैसे थे? अयोग्य थे। राजा बहुत प्यार से बात करते थे या फिर राजा कैसे थे? निरंकुश था, है ना। क्या नाम था राजा का? आपको कोई जानने वाला है शायद, देख के जा रहा था। राजा का नाम क्या था? लुई? कौन सा था? 14, 15, 16? अयोग्य थे। हम्म।
ग्राम के जो संविधान के लिए जो स्वस्थ। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं। तो बेसिक जो मुद्दा है वो ये है राजनीति का कि राजा एक तो अयोग्य था, दूसरे निरंकुश था। ठीक है। समाज आर्यन बताना आर्थिक क्या थे, सिर्फ आर्थिक बताना बिना देखे। सर आर्थिक कारण वो हो सकते हैं जैसे कि वो राजस्व वगैरह, राजस्व बहुत ज्यादा था। ठीक है, राजस्व कर का बोझ ज्यादा था। यस सर, और वो जीविका वो संकट था। कर के दबाव में आया क्यों फ्रांस? अनिया, ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हुआ फ्रांस का बाहर? बिल्कुल, अमेरिकी क्रांति के लिए सेना भेजी थी। और एक और युद्ध था, कितने साल का? सप्तवर्षीय युद्ध, बिल्कुल, 7 ईयर वॉर। तो दो चीज है, 7 ईयर वॉर और अमेरिकी क्रांति, दोनों से पैसा खर्च हुआ। सामंत पैसा देना चाह नहीं रहे हैं। ये सारे कारण हम लोग लिखेंगे। आप भी कोई एक वजह बता दीजिए जो आपको अलग से याद हो, कोई एक वजह जो कल आपने लिखी हो। बिल्कुल, ये एक सीमा है फ्रांसीसी क्रांति की। बिल्कुल। तो निम्न वर्ग भी नाराज था। ठीक है। और इसके अलावा कोई वजह जिसकी वजह से उसके बाद भी निम्न वर्ग को कई साल तक, 100 साल तक वोट देने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन उन लोगों ने क्रांति नहीं की। निम्न वर्ग इतना जागरूक नहीं था। फ्रांस की क्रांति के लिए मेन वजह क्या थी? कुछ और वजह? सर मेन वजह थी कि वहां का जो शासक था वो अयोग्य था, और इसके अलावा लुइस ओलिवा ने एक नया कर लगाया दिया था वहां पर। मेन वजह सामाजिक आर्थिक थी। ठीक है। लेकिन एक साइड की वजह है, उसके बाद ये सब वजह आएंगे। लेकिन कुछ और लोगों की भूमिका थी आंदोलन को चिंगारी देने में। सर वो वैचारिक वैचारिक या रूसो या दार्शनिक मुद्दे, है ना? तो ये सारे मुद्दे थे। तो आग कहाँ है? आग यहाँ है, सोशियो इकोनॉमिक में, है ना? आग यहाँ है कि ये लोग क्या है, परेशान है, टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है। इनके संबंधों का निर्धारण नहीं हुआ है। और चिंगारी किसने फेंकी? वैज्ञानिक। बिल्कुल, जो वैचारिक, बिल्कुल, जो तीली थे। ठीक है। तीली वैचारिक, तीली में वैचारिक लोगों का योगदान था। तीली का मतलब कि आग, विद्रोह को भड़का दिया। माचिस की तीली क्या होता है? आग लगाना कहते हैं ना। ठीक है। तीली होती है ना माचिस की, मैच स्टिक्स। और तिल्ली क्या होता है? नहीं, तिल्ली, तिल्ली नहीं, वो तीली है। तिल्ली, तिल्ली एक सरसों की तरह राई जैसी होती है कुछ। तिल का तेल को तिल्ली बोल, तिल जानते हैं? तिल, तिल जो लड्डू वगैरह में लगता है, वो कुछ अलग नाम होगा, थोड़ा वो इधर उधर मिलता जुलता नाम होगा, है ना? चलिए, पहला कारण लिख लीजिएगा, निरंकुश राजतंत्र। और नो, पहली हेडिंग भी है कारण, परिस्थितियां, पृष्ठभूमि, और इसमें निरंकुश राजतंत्र। ठीक है। और इसमें लिख लीजिएगा, और ये है थर्ड स्टेट। और यहां लिखिएगा रोमन। डायग्राम के बाद टाइम नहीं मिलेगा, मेरे साथ ही बनाना है। फ्रांस की क्रांति बहुत बड़ी है, हम लोग दूसरे कारण पे है। ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए। रोमन कैथोलिक। आप लोग चाहते हैं ना सिलेबस टाइम पे हो जाए और आप लोग फ्री हो जाए, दोबारा कभी कोचिंग न करनी पड़े, और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके जाए, ताकि सिर्फ शॉर्ट नोट बनाना हो, 4-5 बुक ना पढ़नी पड़े, बाद में कोई बहकाया ना, कंफ्यूजन ना हो। ये सब चीजें यहीं सीख के जाइए फिर। रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी। और सेकंड स्टेट में क्या थे? सामंत या कुलीन। और थर्ड स्टेट में दो थे, एक तो मध्य वर्ग था और एक था निम्न वर्ग।
ये पिरामिड है, ये एक पिरामिड ट्रायंगल है। दिखाता है कि सबसे ऊपर जो पीक है, उसकी चोटी है, उस पर कौन बैठा है? निरंकुश राजतंत्र। चर्च। और उसके बाद फर्स्ट स्टेट पे कौन बैठा है? पादरी। पादरी या चर्च, ठीक है। और सेकंड बीच में कुलीन। कुलीन, और लास्ट में मध्य वर्ग, फिर निम्न फिर वर्ग। मध्य वर्ग। निम्न मध्य के वर्ग। साथ और कोई वर्ग है? निम्न वर्ग। बिल्कुल। देखिए आप लोग कितने अच्छे हैं, खामखा आप लोग अपने आप पे डाउट करते हैं। देखिए इसमें लिख लीजिएगा, 2% जनसंख्या थी, है ना। बहुत कम लोग कुलीन थे, लेकिन 20% से ज्यादा जमीन थी। और मध्य वर्ग को ही बुर्जुआ कहते हैं। बुर्जुआ मतलब पूंजीपति। ठीक है, आगे ये हमें देखने को बहुत मिलेगा। मार्क्स बोलेंगे बुर्जुआ के खिलाफ सर्वहारा एकत्रित हो जाए। सर्वहारा मतलब जो सब कुछ हार गया हो, निम्न वर्ग। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। ये किसने कहा है ना? कहा किसी ने भी, गाया जगजीत सिंह ने है। हाँ, और ये इसमें लिख लीजिएगा, बुर्जुआ क्या थे? ये अमीर व्यापारी थे। अमीर व्यापारी या फिर कुशल कर्मचारी। कुशल का मतलब ब्लू कॉलर। जैसे टीचिंग एक ब्लू कॉलर जॉब है, ठीक है। ब्लू कॉलर का मतलब ये, सॉरी व्हाइट कॉलर, सॉरी व्हाइट कॉलर। कुशल का मतलब व्हाइट कॉलर। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो लोग दिमाग वाला काम करते हैं, ठीक है, उनको कुशल बोला जाता है। तो मध्य वर्ग हमेशा दिमाग का ही काम चुनेगा ना। और निम्न वर्ग बाद में इसी को सर्वहारा बोला गया, लेकिन मैं यहाँ लिखना नहीं चाह रहा हूं। और निम्न वर्ग में दो लोग थे, एक तो शहरी, कामगार। ये डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम मैंने सीधे फ्रांस की एक वेबसाइट से निकाला है। कामगार, उसको ट्रांसलेट किया, फिर फ्रेंच में था वो। और इधर थे किसान। और ये किसानों की जनसंख्या पता है कितनी थी? 80% जनसंख्या थी किसानों की, अकेले। और ये बहुत कम वेतन दिया जाता था इनको, या पगार कह लीजिए आप। छोड़िए, आप ऐसे लिख लीजिए, बाद में हम लोग लिखा देंगे इसको। ठीक है, चलिए। और ये जो थर्ड स्टेट है टोटल, ठीक है, इसके सामने, टोटल के सामने ऐसे बना के लिख लीजिएगा, बहुत कम अधिकार
प्लस अपनी आय का, अपनी आय का लगभग आधा, आधा हिस्सा टैक्स में चुका, टैक्स में भर देते थे। अगर किसी को अपनी आय का आधा हिस्सा टैक्स देना पड़ जाए, उसकी हालत खराब हो जाएगी। 100 रुपया कोई कमाए, 50 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो अमीर व्यापारी कुशल कर्मचारी थे, इन्हीं में लिख लीजिएगा पैसा था किंतु सामाजिक, सामाजिक हैसियत या सम्मान, सामाजिक हैसियत कम थी। और इन दोनों की सामाजिक हैसियत क्या थी? सामाजिक प्लस आर्थिक प्लस राजनीतिक हैसियत, तीनों ज्यादा थी। इतना सिंपल और कोई नहीं बना सकता डायग्राम, क्योंकि मैंने सब कुछ लिख दिया अब इसी में। पूरा सामाजिक कारण हो गया सर ये। बिल्कुल, ये सामाजिक कारण हो गया। अरे सब कुछ लिख दिया का मतलब सामाजिक कारण में सब कुछ लिख दिया भाई। सामाजिक कारण ही हेडिंग है ना। सर मैं बोल रहा हूँ पूरा थ्योरी एक डायग्राम में आ गई सामाजिक कारण की। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो सारे के सारे सामाजिक कारण एक जगह आ गए। अब आप इसको चाहे जितना फैला सकते हैं। और अब जब आप शॉर्ट नोट बनाइए, क्या करना है आर्यन, पूरी कहाँ आती है, करता है आर्यन तारीफ, कभी कभी कभी, कभी कभी घुमा के करता है तारीफ आर्यन, है ना आर्यन? नहीं सर, मैं हमेशा करता हूँ। कोई बात नहीं, कुछ शेयर कर लेंगे। तो आर्यन, अब बताइए, अगर आपको 1 पेजर नोट बनाना होगा तो सामाजिक कारण में आप कहानी लिखने जाएंगे या डायग्राम बना के हट जाएंगे? सर डायग्राम बना दूंगा। ठीक। तो अब तक हमने इस डायग्राम में कहां तक लिखा है? विशेषाधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त विभिन्न वर्गों में विभाजन था, ठीक है। बाकी ये स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं कि ये परेशान थे, आधा टैक्स देना पड़ता, तो ये आपने लिख लिया है, ठीक है। आप डायग्राम से ये बात निकालिएगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें और हम इसको कंक्लूड करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप इसमें लिखिए नेक्स्ट। जहां, फर्स्ट में लिखिएगा, जहां, ये कॉपी मुझे दिखा देना है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद गायब नहीं हो जाना है। कॉपी मुझे दिखा दीजिएगा, ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको एक बार स्पाइरल कॉपी में रख लूंगा। आर्यन है, मान लीजिए आर्यन रहेगा, वो नोट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास छोड़ी है कुछ। लेकिन अगर आप शॉर्ट में लिखे, छोटा करके लिखे, तो आपके लिए फायदा होगा लास्ट में, ठीक है, जो आपको रिवाइज करना होगा। तो इस कॉपी को बनाए रखिएगा, ये नहीं कि मैंने कहा था आपसे डेली लिखिए यहीं पे, और 2 पेन लाइए, एटलीस्ट 2 पेन। आपने ये मान लिया है, वो भी कोशिश करें कि नहीं सही से लिखने का। नहीं नहीं नहीं, आप भी अच्छा लिखेंगी, ये आपके दिमाग में ये घर कर लिया है आपने। आपको लगता है कि एक दिन अच्छा लिखेंगी ताकि वो प्रेजेंटेबल हो, दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेबल हो, अपने आप को भी देखने में अच्छा लगे, है ना। लेकिन प्रेजेंटेबल के चक्कर में आप ये, अगर आप सोचिए एग्जाम में आपको फास्ट लिखना है ना, उसके बाद भी अच्छा लिखना है, साफ लिखना है, तो आदत कभी तो कमी की तो सीखनी पड़ेगी। जितना जल्दी सीख ले उतना अच्छा है ना। चलिए, तो ये हो गया, टाइम हो गया। सही।
थैंक यू सर। थैंक यू भैया। ये तो पूरा होगा ही, सामाजिक कारण पूरे होंगे आज। दो बहुत बड़े कारण है ये, है ना। चलिए इसमें लिख लीजिए और